एक ऐसी सड़क जहां से हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती थीं। वहां एक कत्ल होता है, न कोई गवाह, न कोई सबूत और न ही कोई सुराग, सिर्फ एक लाश और खाली बुलेट शेल। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक ऐसा ब्लाइंड केस बन गया जिसे सुलझाने में 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल लग गए। आखिर कौन था वो खूनी जो पुलिस के बीच ही रहकर पुलिस को चुनौती दे रहा था? आज का हमारा केस है सौम्या विश्वनाथन के बारे में। 30 सितंबर 2008 की एक ठंडी सुबह के करीब 3:45 से 4 बजे के बीच, जब शहर अभी नींद से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकला था, राकेश कुमार अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। वो एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करता था और रात की ड्यूटी खत्म करके नेल्सन मंडेला रोड पर आ रहा था। उसी दौरान उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक मारुति कार पर पड़ी। कार अजीब तरह से रुकी हुई थी, लाइटें जल रही थीं, शीशे चढ़े हुए थे और अंदर एक लड़की सिर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर खून दिख रहा था। राकेश को समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड वहां से गुजर रहा था, जिसके जरिए पुलिस तक खबर पहुंचाई गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। कार की जांच की गई तो अंदर जो लड़की थी उसके माथे पर एक गोली का निशान था। लड़की को तुरंत एम्स ले जाया गया। दूसरी तरफ पुलिस उस गाड़ी की तलाशी लेती है तो गाड़ी से लड़की का वॉलेट, मोबाइल और उसका प्रेस आईडी कार्ड मिलता है, जिससे पुलिस को पता चला कि लड़की का नाम सौम्या विश्वनाथन था, जो हेडलाइन टुडे में पत्रकार थी। गाड़ी की हालत और लड़की के सिर पर लगी गोली को देखकर पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई आम एक्सीडेंट का मामला नहीं है। इसी बीच एम्स में डॉक्टरों की जांच के बाद सौम्या को मृत घोषित कर दिया जाता है और कुछ ही देर में ये खबर पुलिस तक पहुंचा दी जाती है। सौम्या के मरने के बाद पुलिस उनके घर वसंत कुंज पहुंचती है। वहां उनके 60 साल के रिटायर्ड पिता दरवाजा खोलते हैं। पुलिस उनसे कहती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ एम्स चलना होगा। एम के विश्वनाथन अपनी पत्नी के साथ हड़बड़ाते हुए अपनी बेटी से मिलने के लिए निकलते हैं और अस्पताल पहुंचकर उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने उनकी बेटी को गोली मार दी है और अगले ही दिन ये खबर इंडिया के हर एक न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन जाती है। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर सौम्या को किसने और क्यों मारा। पुलिस के पास इस बात का जवाब तो दूर, कोई एक क्लू भी नहीं था। सबूत के नाम पर पुलिस के पास बस एक चीज थी, सौम्या को जो गोली मारी गई थी उसका खाली शेल। पुलिस के सामने एक ब्लाइंड वॉल थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जांच की शुरुआत सौम्या की जिंदगी और उसके आखिरी दिन को समझने से हुई। सौम्या इंडिया टुडे ग्रुप के अंग्रेजी न्यूज चैनल हेडलाइन टुडे में काम करती थी। उसके दोस्त और साथ काम करने वाले लोग उसे एक मेहनती, समझदार और बहुत ही सरल लड़की मानते थे। घर में वो अपने माता पिता की लाडली थी। ऑफिस में भी लोग उसकी मेहनत और काम के लिए उसकी तारीफ करते थे। पुलिस ने अब सौम्या के आखिरी दिन की जानकारी जुटानी शुरू की। 29 सितंबर को वो अपने ऑफिस गई थी। उस दिन वो नाइट शिफ्ट पर थीं और मालेगांव और गुजरात में हुए ब्लास्ट की वजह से ऑफिस में काम भी ज्यादा था, इसलिए वो थोड़ी देर और ऑफिस में रुकी रहीं। करीब 3 बजे वो ऑफिस से निकली और घर के लिए रवाना हुई। लगभग 3:15 बजे उसने अपने पापा को फोन करके बताया कि वो निकल चुकी हैं और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगी। इसके बाद करीब 3:45 से 4 बजे के बीच राकेश ने उनकी कार को देखा, लेकिन उस आधे घंटे के अंदर ये हत्या कैसे हुई ये किसी ने न देखा और न सुना। पूरी इंक्वायरी में किसी भी सस्पेक्ट का नाम सामने नहीं आया जिसकी सौम्या से आपसी दुश्मनी हो। इसी बीच पुलिस को उस बुलेट शेल की जानकारी भी दी गई जो सौम्या को लगी थी, लेकिन वो गोली किसी पिस्तौल या राइफल से नहीं बल्कि एक कट्टे से चलाई गई थी। पुलिस ने इस केस को रॉबरी के एंगल से देखने की भी कोशिश करी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि सौम्या की सारी जरूरी चीजें जैसे उसका वॉलेट और मोबाइल उसके पास ही मिला था और सौम्या की बॉडी से स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं मिले। जहां एक तरफ पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई लीड नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीएम इंटरव्यू में ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही थी जिससे पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन हर केस की तरह समय के साथ ये केस भी लोगों के बीच ठंडा पड़ने लगा। न ये पता चला कि मर्डर किसने किया और न हत्या करने की वजह का कुछ पता चल पाया। समय बीतता गया और आया 7 जनवरी 2009 का दिन। दिल्ली के कोहरे में वसंत कुंज से गुजरते लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिससे एक बार फिर से पूरी दिल्ली डर से सहमने वाली थी। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी जिसके सीने पर गोली मारी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद उस आदमी का नाम मोहम्मद नदीम सामने आया, जो कि एक कैब ड्राइवर था। मोहम्मद की कैब, टवेरा, चेन, पर्सनल सामान सब गायब था। यह हादसा नेल्सन मंडेला रोड से कुछ दूर एकदम वैसे ही हुआ था जैसे कुछ समय पहले सौम्या का मर्डर हुआ था, पर इस बार फर्क सिर्फ ये था कि पुलिस को इस मर्डर का मोटिव साफ दिखाई दे रहा था। ये एक रॉबरी का केस था क्योंकि विक्टिम की सारी जरूरी चीजें मिसिंग थीं। जहां एक तरफ पुलिस नदीम का केस सुलझाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ 19 मार्च 2009 को फिर से नेल्सन मंडेला रोड से एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने 2 लोग वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में आते हैं। उनका कहना था
कि उनकी बेटी जिगीशा घोष, जो नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, अपने ऑफिस से घर आने के लिए निकली तो थी, पर वो घर नहीं पहुंची। पुलिस ने उस समय लापरवाही से इस केस को लड़की किसी के साथ भाग गई होगी कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। लेकिन जिगीशा के माता पिता ने हार न मानते हुए जिगीशा की तलाश जारी रखी। उसके दोस्तों से, साथ काम करने वालों से पता किया, जहां यही सुनने में आ रहा था कि जिगीशा ऑफिस से घर के लिए निकल गई थी। इसी बीच जिगीशा की मम्मी को याद आया कि जिगीशा ने अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड उनसे शेयर किया था। जिगीशा की मम्मी ने तुरंत उसके अकाउंट पर लॉग इन किया, जहां उन्हें पता चलता है कि जिगीशा के अकाउंट से करीब 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जिसके बाद पास ही के बैंक में जाकर जिगीशा की मम्मी ने जिगीशा की अकाउंट हिस्ट्री दिखाने के लिए बैंक वालों से रिक्वेस्ट करी। पहले तो बैंक एम्प्लॉयज ये जानकारी बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मामले की नजाकत देखते हुए उन्होंने ये जानकारी जिगीशा की मम्मी और पुलिस के सामने डिस्क्लोज कर दी। अब पुलिस उन सभी जगहों पर जाती है जहां से ये ट्रांजैक्शंस किए गए थे। कुछ चश्मों की दुकानें थीं, कुछ घड़ियों की और कुछ एटीएम थे। हर जगह पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है और उस समय के नियमों के हिसाब से डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर साइन किए जाते थे। और जब उन साइन की रसीदें निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि जो साइन उन पर हुए हैं वो जिगीशा के थे ही नहीं। तभी ये साफ हो जाता है कि जिगीशा किडनैप हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस जिगीशा को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने ही वाली होती है। लेकिन तब तक दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक और खबर आती है। वहां के सूरजकुंड एरिया में एक लड़की की लाश मिलती है। जिगीशा की फैमिली पुलिस के साथ वहां जाती है और उस लाश को पहचानने के बाद पता चलता है कि वो लाश जिगीशा की ही थी। सौम्या विश्वनाथन केस के 6 महीने बाद फिर से एक और लड़की नेल्सन मंडेला रोड से गायब हो गई और फरीदाबाद में उसकी लाश मिली, जहां सौम्या के केस में उनके पास एक बुलेट शेल के अलावा और कोई सबूत नहीं था। वहीं जिगीशा के केस में पुलिस के पास एक बहुत बड़ी लीड थी, वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो जिगीशा के अकाउंट से अलग अलग जगहों पर की गई थी। पुलिस ने उन जगहों पर जाकर पूछताछ शुरू की जहां एक शॉप और एटीएम में जाकर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो गार्ड ने बताया कि उसने लड़कों के ग्रुप के साथ एक लड़की को उस दिन देखा था। फिर उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस के हाथ एक क्लू लगता है। सीसीटीवी फुटेज में जिगीशा के साथ आए लड़कों में से एक के हाथ में कोई तो टैटू बना था और दूसरे आदमी के हाथ में एक वॉकी टॉकी था, जो आमतौर पर पुलिस के पास होता है। साथ ही जिगीशा के कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया, जिसके बाद एक लोकेशन जो गाजियाबाद के अंदर थी, वहां जिगीशा का फोन एक्टिव दिखा। पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर गई और वहां उन्हें वो फोन इस्तेमाल करता हुआ एक आदमी मिला। जब पुलिस ने उस आदमी से फोन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मजदूरी करता है और ऐसे ही किसी एक दिन अपना काम करते हुए उसे ये फोन एक ट्रक के अंदर पड़ा मिला और फोन का लास्ट कॉल जिगीशा के एक कलीग को किया गया था। जहां पूछने पर कलीग ने बताया कि बात तो हुई थी और उस दिन जिगीशा की कॉल पर चिल्लाने की भी आवाज आई थी, जिसके बाद कॉल कट गया था। लेकिन जिगीशा के कलीग ने उस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम पर ध्यान दिया। लड़की दिल्ली से गायब हुई, उसकी डेड बॉडी हरियाणा के फरीदाबाद में मिली और फोन गाजियाबाद में मिला। ये सब देखते हुए पुलिस को समझ आने लगा था कि ये सब बस एक जाल है पुलिस को भटकाने के लिए। अब पुलिस ने जिगीशा और नदीम के केस को साथ में ऑब्जर्व करना शुरू किया और उन्हें बहुत सी समानताएं भी मिली, जैसे जरूरी चीजों की चोरी होना और एक ही समय पर नेल्सन मंडेला रोड पर मर्डर और किडनैपिंग होना। और इस पॉइंट पर पुलिस को यह सीरियल किलिंग का मामला लग रहा था, पर अभी भी सौम्या के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। पुलिस का अगला स्टेप था उन दोनों लोगों का पता करना जो सीसीटीवी में दिखाई दिए थे, जिनमें जिस आदमी के हाथ में टैटू था उसके बारे में पुलिस को जल्द ही एक लीड मिलती है। कुछ पुलिस कांस्टेबल्स बताते हैं कि ऐसा ही टैटू उनके एक खबरी के हाथ पर भी है, जहां उस आदमी की पहचान बलजीत मलिक होती है और वॉकी टॉकी लिए आदमी का नाम रवि कपूर सामने आता है, जो असल में बलजीत का ही दोस्त था। रवि कपूर का नाम सामने आते ही पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि रवि भी पुलिस का एक इन्फॉर्मर था और सौम्या के केस में भी वो पुलिस की मदद करने का दिखावा कर रहा था। इसी बीच पुलिस को अपने सूत्रों से एक खबर मिलती है कि रवि और उसके साथी नेल्सन मंडेला रोड की तरफ आने वाले हैं। पुलिस तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रवाना होती है और बहुत कोशिशों के बाद उनका पीछा करते हुए पुलिस रवि और उसके साथियों को पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस रवि की गाड़ी की तलाशी लेती है तो उन्हें पीछे की सीट में खून के कुछ धब्बे, डिग्गी में पुलिस के नकली आईडी कार्ड, वीआईपी गाड़ियों की लाल बत्ती, पुलिस की नकली वर्दी, बहुत से फर्जी पैन कार्ड, एक कट्टा और रवि के हाथ में वही वॉकी टॉकी मिलता है जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया था। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी सबूत रवि के पास मिली सोने की चेन होती है, जिसे पहले तो वो अपनी बताता है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि वो चेन असल में जिगीशा की थी और यहाँ पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस रवि और उसके साथियों से पूछताछ शुरू करती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये गैंग काफी समय से ऐसे ही नेल्सन मंडेला रोड पर नकली पुलिस या पत्रकार बनकर लोगों से लूटपाट करते हैं और जो कार इन लोगों से पुलिस ने बरामद की थी वो भी चोरी की थी।
पुलिस ने जब ठोस सबूतों के साथ इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने एक एक करके अपने सारे जुर्म बताने शुरू किए। जहां सबसे पहले जिगीशा घोष के कत्ल की कहानी सामने आई। उस रात जिगीशा अपने फोन में बात करते हुए ऑफिस की कैब से उतर रही थी। नशे में धुत इन दरिंदों की नजर जिगीशा पर पड़ी और उसे एक आसान टारगेट समझकर इन्होंने जिगीशा को मदद के बहाने अपनी कार के पास बुलाया और उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। फिर जिगीशा का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके खूब पैसे खर्च किए। फिर जब इन्हें लगा कि जिगीशा ने इनकी शक्लें देख ली हैं और वो पुलिस को बताकर इन्हें खतरे में डाल सकती है, तो इन्होंने मिलकर जिगीशा का बेरहमी से कत्ल करके उसे सूरजकुंड के जंगलों में फेंक दिया और उसकी जरूरी चीजें, जिसमें सोने की चेन भी थी, खुद इस्तेमाल करने लगे। इसी दौरान रवि कपूर ने मोहम्मद नदीम की सफेद टवेरा गाड़ी का भी जिक्र किया। नदीम की कहानी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रवि और उसके दोस्त ने पुलिस वाला बनकर नदीम की गाड़ी रोकी और ट्रैफिक नियम तोड़ने का ढौंस जमाया। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर घुसे उन्होंने नदीम को काबू में कर लिया। जब नदीम ने अपनी गाड़ी देने से मना किया तो उन्होंने उसके सीने में गोली मार दी और उसका सब कुछ लूट कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस के डर से बलजीत मलिक ने बताया कि कुछ 6 महीने पहले भी उन्होंने नेल्सन मंडेला रोड पर गोली मारकर एक लड़की की हत्या की थी जिसका नाम सौम्या विश्वनाथन था। जिसके बाद रवि ने पूरी वारदात को बड़े ही गर्व के साथ पुलिस को बताया। उसने बताया कि उस रात वो अपने शिकार की तलाश में थे जहां सौम्या की गाड़ी उन्हें ओवरटेक कर रही थी और अब वो सौम्या को लूटने के इरादे से उसका पीछा करने लगे। लेकिन खतरे को भांपते हुए सौम्या ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और इसी गुस्से में रवि ने चलती कार के ऊपर कट्टे से गोली चला दी जो सीधे जाकर सौम्या के सिर पर लगी और मौके पर ही सौम्या की मौत हो गई। पुलिस ने सौम्या के शरीर से मिली बुलेट और रवि के कट्टे का बैलिस्टिक मिलान किया जो बिल्कुल सटीक निकला। ये साबित हो गया कि जिगीशा, नदीम और सौम्या तीनों का कातिल एक ही गैंग था। पुलिस जानती थी कि जिगीशा के केस में डिजिटल सबूत मौजूद है, लेकिन सौम्या और नदीम का केस कमजोर पड़ सकता था क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। इसलिए इस गैंग को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने मकोका कानून का सहारा लिया। ये कानून संगठित अपराध के लिए बना था जिसमें सीनियर ऑफिसर के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत माना जाता है और जमानत मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि मकोका लगाने के कारण ये कानूनी प्रक्रिया 15 साल तक खिंच गई। डिफेंस लॉयर्स हमेशा यही बात कहते कि इस केस में मकोका कानून नहीं लग सकता क्योंकि ये कोई गैंग नहीं बल्कि छोटे मोटे चोर हैं और पुलिस ने दबाव में आकर उन्हें फंसाया है। इस कानूनी दावपेच, वकीलों के बदलने और कोविड के कारण सौम्या के माता पिता को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरी में साल 2023 में कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि इस केस में मकोका लगना सही था और सौम्या की हत्या के लिए रवि और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सौम्या की मां ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उनके लिए मौत से बड़ी सजा ये है कि कातिल उम्र भर जेल की कालकोठरी में सड़ें और हर पल अपने की पर पछताएं। सौम्या के पिता ने आईसीयू बेड से यह फैसला सुना और उसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। हालांकि बाद में इन अपराधियों ने हाईकोर्ट में अपील की और उन्हें सौम्या केस की सजा से जमानत मिल गई। लेकिन जिगीशा और नदीम के कत्ल करने के जुर्म में वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये था सौम्या विश्वनाथन का वो कॉम्प्लिकेटेड केस जिसने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया था और जहां सौम्या को इंसाफ मिलने के चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अंत में हम सब जानते हैं सत्यमेव जयते और सौम्या के साथ जिगीशा और नदीम को भी इंसाफ मिला। आप कमेंट्स में इस केस को लेकर अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही क्राइम केस एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए केस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें